नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में देखिए, पाकिस्तान का नाम लेने पर एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर आपके जहन में सबसे पहले क्या छवि उभरती है? जाहिर है आतंकवाद और पाकिस्तान में चल रहे असंख्य टेररिस्ट कैंप्स की, क्योंकि पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम आजादी के बाद से ही पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर को झेलते आए और ये पाकिस्तान की घोषित नीति का एक अहम हिस्सा है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जबकि वर्ष 1999 में करगिल की भीषण जंग की यादें भी भारतीयों के मन में वैसे ही ताजा है। इसलिए जब जब पाकिस्तान के साथ शांति, अमन और कारोबार की बातें होती हैं, तो एक आम भारतीय के दिमाग में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा आतंकी हमले की तस्वीरें तैरने लगती हैं। और पाकिस्तान की इसी नीति की वजह से भारत कभी भी पाकिस्तान पर यकीन करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। लेकिन आज भारत में ही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता हैं जिनके दिमाग में उठते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही चलता है। वो पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी इस तरह करते हैं जैसे वो पाकिस्तान की ही पीआर टीम का एक हिस्सा हो। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से समझ में आएगा। सुनिए। अगर 2 मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। तो सुना आपने। अब जरा सोचिए, फारूक भारत के नागरिक हैं, उन्हें आम भारतीयों के टैक्स से जमा होने वाले पैसों से कई तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उनको भारत से ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र सताती है। वो उस पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते हैं जिसका असली एजेंडा ही भारत को बर्बाद करना है, जिसने भारत को जख्म देने के लिए बकायदा ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स जैसी नीति बना रखी है। इसलिए अब फारूक के बयान ही नहीं, उनकी समझ पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। एंड कंपनी तो किसी भी तरह से उकसाने वाले बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं। हमने धारा 370 ख़त्म कर दी और पहले पाकिस्तान से आतंकी आते थे, हमारे जवानों को शहीद करते थे और सरकार उनको श्रद्धांजलि देके इतिश्री कर लेती थी। वैसे यहाँ नोट करने की बात यह है कि आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए वो हमने नहीं शुरू किए, वो हम पर थोपे गए। और हमने सिर्फ वही किया जो एक जिम्मेदार देश अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए करता है। क्योंकि एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा कि वो उसे पाकिस्तान से बातचीत करने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। और देखिए, भारत की ये नीति इसलिए है क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की, बदले में उसे क्या मिला? धोखा। फिर चाहे वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा के बाद करगिल का युद्ध रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद पठानकोट का आतंकी हमला रहा हो। यानी पाकिस्तान ने हर बार बातचीत के नाम पर भारत की पीठ पर छुरा ही घोंपा। और आज जब भारत ये हकीकत अच्छी तरीके से समझ चुका है और पाकिस्तान को हर मंच पर उसकी हैसियत दिखा रहा है, तो भारत में ही उसके कुछ हितैषी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान की पैरवी में जुट गए हैं। फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि फारूक अब्दुल्ला सिर्फ पाकिस्तान की पैरवी नहीं कर रहे, वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर जल्द बातचीत शुरू नहीं की गई तो कश्मीर भी गाजा बन जाएगा। इसलिए हम उन्हें उनकी तसल्ली के लिए कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इनमें एक तस्वीर आर्टिकल 370 घटने से पहले के कश्मीर की है और दूसरी तस्वीर है मौजूदा कश्मीर की। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कश्मीर को अराजकता और आतंक नहीं, अमन और तरक्की का रास्ता पसंद है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं। ये खबर बिहार से, जहां बीते कुछ घंटों में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म हो चुका है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में तो नहीं है। क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक है और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में मैराथन मीटिंग भी कर रहे हैं। मीटिंग में बिहार के दिग्गज नेताओं के अलावा नीतीश अपनी पार्टी के विधायक, विधान पार्षद और वरिष्ठ मंत्रियों से भी मिल रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये बड़ा कदम होगा क्या और इसका बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में है, आपको देखनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार आज अपना कुनबा बचाने के लिए जूझ रहे हैं। कल तक नीतीश कुमार को महागठबंधन का चेहरा बताया जा रहा था, लेकिन आज उनके सामने बिहार में ही साख बचाने की चुनौती है। केंद्र की कुर्सी पर अपना ध्यान लगाए बैठे नीतीश कुमार के अपने घर जेडीयू की दीवारें हिल रही हैं। दरअसल 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर आने के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर यू टर्न मारने को तैयार है। बुधवार सुबह बाहुबली नेता आनंद मोहन सपत्नीक सीएम नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए। इधर आनंद मोहन पहुंचे, उधर मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कहा गया कि जेडीयू जब भी कुछ करती है बड़ा ही करती है, लेकिन ये बड़ा कदम क्या होगा ये नीतीश कुमार के अलावा शायद ही कोई और जानता हो। नियोजित शिक्षक थे, उनकी सेवा को सरकारी करने का जो निर्णय हुआ है, मुख्यमंत्री जी के और सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार प्रकट करने के लिए करीब 6-7 विधायक जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लोग, उन लोगों ने आभार प्रकट करने की इच्छा जाहिर की थी और उन लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया था। तो हम उनके साथ मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद देने आए थे, यही बात थी। देखिए, जो लोग इन सब चीजों को उठाते रहते हैं वो लोग बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं। और नीतीश जी के एक एक एक्शन पर जो है वो अपना टिप्पणी जाहिर करते रहते हैं और उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं राज्य के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, लोगों को हित में करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। दरअसल चर्चा है कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं, इसीलिए पहले बीजेपी के नजदीकी बढ़ाने वाले आरसीपी सिंह को किनारे लगाया गया और अब आरजेडी के साथ दिख रहे ललन सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है। और सूत्रों की माने तो 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इसी से जुड़ा कोई फैसला लिया जा सकता है कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, तो ये भी ऑल इज वेल है। हालांकि एक तरफ तो जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को लगातार नकार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पार्टी की बड़ी बैठकों से लगातार गायब भी है। जाहिर सी बात है, जेडीयू में अंदर खाने कुछ तो चल रहा है, कम से कम बीजेपी का तो यही दावा है। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बिहार में तो निश्चित रूप से मोदी की जो लोकसभा का चुनाव होगा, जितना हैकरी करना हो, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। मोदी की गारंटी की सरकार मिलेगी, क्योंकि मोदी ने ही गरीबों को राहत देने का काम किया है। आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। हालांकि कैमरे पर भले ही कोई भी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में फिर से कोई नई खिचड़ी पक रही है।
पटना से भारत 24 के लिए कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, अगर ऐसा है तो जल्द ही ललन सिंह भी जॉर्ज फर्नांडिस, शरद पवार, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरह पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं की कतार में शामिल हो जाएंगे, जो बेहद वरिष्ठ होने के बावजूद पार्टी की मुख्य धारा से अलग थलग हो गए, या फिर नीतीश ने उन्हें किनारे लगा दिया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कांग्रेस की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिले खराब नतीजों के बाद अब कांग्रेस 2024 की तैयारी में जुट गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सिर्फ महागठबंधन के भरोसे नहीं रहना चाहती, और इसलिए अब पिछले वर्ष हुई भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट से शुरू होगा। 14 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर से इस भारत न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। क्या रोड मैप है ये भी आप समझें। ये मणिपुर से शुरू होकर के नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाली ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से होकर के गुजरेगी, और इस दौरान राहुल गांधी बस से लेकर के पैदल कुल मिलाकर के तकरीबन 6200 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में एक महारैली करेगी। माना यहाँ ये जा रहा है कि इस महारैली से कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव के अपने अभियान का शंखनाद कर देगी। से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। हालांकि राहुल गांधी की इस भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी निशाना जरूर साध रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हो, जो भारत को क्षेत्र और जाति में बांटते हो, जिनके दौर में 1984 के दंगे हुए हों, वो जनता को क्या न्याय दिलाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हो, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए, उनके लिए भी एसआईटी की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, जिनके अपने अलायंस पार्टनर सारे एक के बाद दूसरा सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, हिंदू को अपमानित करने का काम करता है, और यही नहीं, एक के बाद दूसरा इनका नेता बार बार एक से दूसरा हल्का बयान कर रहे हैं। क्या यही राजनीति इनके लिए रह गई है? हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की। 145 दिनों की ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म हुई। उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर की यात्रा की, और वो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरी। हालांकि उस यात्रा के बाद हुए जो विधानसभा चुनाव थे, उनकी यात्रा का मिला जुला असर इन विधानसभा चुनाव पर पड़ा। एक तरफ जहां पार्टी गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मिजोरम जैसे राज्यों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, वहीं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। और खासकर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के पीछे भारत जोड़ो यात्रा को एक बड़ा किरदार बताया गया। यानी दक्षिण भारत में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में वहां कामयाब रही। वहीं अब भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी खासतौर पर पूर्वोत्तर को साधना चाहते हैं, और इसलिए इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की जानी है। वैसे भी कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रही है, और कांग्रेस की तरफ से संसद में इसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया है।
यही नहीं, ये यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से भी होकर गुजरेगी। ये वो राज्य है जहां कांग्रेस का बीजेपी से सीधा सीधा मुकाबला तो है ही, उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी इस वक्त इन जगहों पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के बाद अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब अपने राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पल्ला झाड़ दिया है, वो भी बड़े अनोखे अंदाज में। पार्टी की नेता और सांसद डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने मन के मालिक हैं, यानी उन पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद डिंपल ने दिया। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी आलाकमान के इस बयान के क्या कुछ मायने हैं। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। अभी तक तो सुना था पार्टी की एक लाइन होती है, पार्टी का संविधान होता है, पार्टी में आला कमान होता है, आला कमान का अनुशासन होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इन सब से मुक्त हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे। ये खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव कह रही हैं। डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी जी अपने मन के स्वामी हैं, मतलब उनके हिंदू विरोधी बयानों का समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव से कोई लेना देना नहीं है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। डिंपल तो डिंपल, खुद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उन्हें संभल कर बयानबाजी करने की नसीहत दे चुके हैं। दरअसल 25 दिसंबर को लखनऊ में सपा का ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भी सपा नेताओं ने अखिलेश के सामने हिंदू विरोधी बयानबाजी का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को भरोसा दिया कि आगे से ऐसे बयानों पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन स्वामी तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इसीलिए सम्मेलन के अगले ही दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नया बयान देते हुए हिंदू धर्म को धर्म नहीं धोखा बता डाला। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला है।